चलें जी, कल हमने जो बात स्टडी की थी उसमें हमने स्टडी किया था, मैं आपको रिवाइज करवा दूँ ये स्टडी टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? अ, हमने कुछ पैरामीटर्स स्टडी किए थे। हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, उसकी कुछ टेक्निक्स देखी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जिसमें स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी थी। ओके, नाउ देन हमने बात की थी उसकी, क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच, हाउ वी कैन फाइंड आउट द टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट इन द लैब। उसके लिए हमारे पास था, क्या कहते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच एंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इज इट क्लियर? Now we are moving Yes. towards the pendulum. ये very very important topic है। You will get MCQs and ATP alternative to practical में जो questions आएंगे ना हमारे इस topic से आएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ATP पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में MCQs। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आता है। अच्छा, अब हम बात, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेंडुलम है क्या। हमारे जो घरों में वॉच लगी होती है ना, वॉच लगी होती है, घड़ी। ठीक है, कुछ वॉच होती हैं उनमें पेंडुलम नहीं होता। हाँ, बल्कि आपको इंटरनेट से भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए ज़रा, वॉच विद पेंडुलम, ये देखिए। ये जो वॉच नज़र आ रही है ना आपको, इसमें हर वॉच के नीचे क्या लगा हुआ है? पेंडुलम। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। और अगर आप देखें, यहाँ पे इस पे भी लगा हुआ है ये वाला। ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ठीक है ना? अब इसकी ऑसिलेशन से भी आप टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो टाइम होता है ये जस्ट इवेंट का है, आपके एक्सपेरिमेंट्स का है। ठीक है, मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाए, ताकि चीज़ें यहाँ यहाँ पे देखें ज़रा, कौन सी देखें, ये अच्छी लग रही है, ये वाली देखते हैं। ये स्लेट मूवमेंट आई इसमें, ये देखें, ये आपको ऑसिलेशन नज़र आ रही है ना। इस तरह से आपके पेंडुलम ऑसिलेट करते हैं। अब ये कितने टाइम में एक साइकिल पूरा करता है, उसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ करना कैसे है। Pendulum, it consists of a small metal bob attached with the string and suspended with spotting point। ये देखें, ये हमारे पास एक spotting point है जिसको pivot का नाम देते हैं, और ये आपके पास एक string है। इस स्ट्रिंग के साथ आपने मेटल का बॉल अटैच किया हुआ है जिसे मेटल बॉब का नाम देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लेट सपोज करो, सपोज डैट आप ये जो क्या कहते हैं, ये जो पोजीशन है इसको मैं नेम दे देता हूँ पोजीशन ए का। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये हमारी पोजीशन बी आ गई। ठीक हो गया। अब होता क्या है, जैसे ही आप इस बॉल को सेंट्रल पोजीशन से ए पे लेके जाते हैं, उसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ए से पहले बी पे जाएगा। ठीक है, देन बी से दोबारा ए पे आएगा। ठीक है, जब वो ए से ए टू बी एंड देन बी टू ए, फिर जाकर इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा जिसे आप वन ऑसिलेशन भी कहते हैं, उसे वन राउंड ट्रिप का भी नाम देते हैं। तो ये मैंने ऑसिलेशन को डिफाइन कर दिया, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप और वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, घर से स्कूल जाएं और स्कूल से वापस घर आते हैं, तो ये आपका एक राउंड ट्रिप आएगा, एक कंप्लीट साइकिल आएगा। ठीक है, इसे आप वन ऑसिलेशन का नाम देते हैं। सपोज करें आप स्कूल में जाते हैं 8 बजे, घर से स्कूल में गए, ठीक है, और 8 बजे पहुंच गए। ठीक है, और आप वापस आते हैं राउंड अबाउट 2 o'clock।
अगर 2 o'clock वापस आ गए तो टोटल टाइम कितना आपने, कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगा आपका, 6 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो वो आपका टाइम पीरियड होगा कि एक साइकिल आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब यहाँ पे टाइम पीरियड्स का Yes. फार्मूला क्या है, डेफिनेशंस क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अब इस केस में आप कैसे टाइम पीरियड मेजर करेंगे? आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये हम देख लेते हैं। सपोज करें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सपोज कर लें हम यहाँ जब भी पेंडुलम का केस आता है ना, तो जब आप प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे तो आपने जो टाइम लेना होता है या मिनिमम 10 ऑसिलेशंस का लेना होता है, या 20 ऑसिलेशंस का, या 30 का। क्योंकि होता पता क्या है, अगर आप एक साइकिल का टाइम लेते हैं ना, टाइम स्टॉप वॉच के ज़रिए से, तो हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, सपोज़ करें जब आपने बॉल को ए से मूव करना स्टार्ट करवाया, मतलब ए से रिलीज़ किया, तो वो साथ ही आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देना है। ठीक है, ताकि आप टाइम इंटरवल मेजर कर सकें कि कितने टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ए से बी पे जाएगा बॉल, और दोबारा जब ए पे आएगा तो सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट स्टॉप वॉच को पहले स्टॉप कर देते हैं, यहाँ तक कि आया कि आपका जो बॉल है वो ए पे पहुँच नहीं पाता, बल्कि मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी बॉल यहाँ पे होता है आपका, बच्चे क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं, तो टाइम पीरियड प्रॉपर मेजर नहीं हो पाता। इसलिए फिर उस एरर से, उसे कहते हैं रैंडम एरर, उस रैंडम एरर से बचने के लिए हम ये क्या करते हैं, हम 10 ऑसिलेशन का टाइम ले लेते हैं, फिर उसको 10 पे डिवाइड करके हम एवरेज 1 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लेते हैं, जो कि फिज़िक्स के अंदर एक्सेप्टेबल भी होता है। ये पॉइंट समझ आया मैंने क्या बोला है? Yes. चलें, अब यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि सपोज आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया, वो 10 सेकंड है। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन इज 10 सेकंड। तो टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन क्या होगा, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा आगे, तो आपका आंसर आएगा 0.5 सेकंड। इट मीन 0.5 सेकंड में आपका जो बॉल है वो ए से बी और बी से दोबारा ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम फार्मूला क्या बनाएंगे, टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन, एन मीन अगर आपको 20 ऑसिलेशन का, आपने 20 ऑसिलेशन लिए तो आप यहाँ पे 20 का वर्ड यूज़ करेंगे, टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन। अगर आपने 10 यूज़ किया तो एन को आप 10 रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो वो किसके इक्वल आएगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज़ इट क्लियर? चलें, ये जो फार्मूला है ये आपने रखना है, रिमेंबर करना है जिसको एग्ज़ाम से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें आगे, ये देखिए ज़रा, एक नोट लिखा मैंने यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली जो लेंथ है, मैं इधर बना के दिखाता हूँ, सपोज करें आप इस लेंथ को बढ़ा के यहाँ से आपका बॉल यहाँ पे आ रहा है, आप ये अब लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगी। आपने स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दी, इसका इट मीन आपने पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दी है। पेंडुलम की लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि अगर अभी जो मैंने बताया था ना एग्जांपल के लिए, कि अगर आपका जो पेंडुलम है 0.5 सेकंड में ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो मे बी 1 सेकंड में अब ऑसिलेशन को कंप्लीट करे। मैंने सिंपल एस्टिमेट बताया। ठीक है, तो लेंथ के बढ़ने से आपका जो टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस बॉब का साइज़ चेंज कर दें, मतलब मैथ चेंज कर दें, पहले आपने सपोज करें ये मेटल बॉब अटैच किया है 20 ग्राम का, अब आपने 10 ग्राम का अटैच किया है, तो क्या उस पर आपकी क्या कहते हैं ऑसिलेशन टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा? तो हमने कहना है नो अफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। उसकी रीज़न ये है, मैं अभी आपको फार्मूला दिखाता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी का। टाइम पीरियड, ये देखें,
2 पाई L/J। ये आपने याद नहीं करना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ करना क्या है। टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पे, ठीक है, और ग्रेविटेशनल जी, आपके प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, और सॉरी लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप जी की बात करें, आपकी जी की वैल्यू जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है, राउंड अबाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अर्थ की जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर होती है 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस ऊपर जाते जाएंगे, तो उस केस में आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। जब आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड अगेन बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना? तो इसलिए यहाँ इस फार्मूले में आपको मैच नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मेटल बॉल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रख लेना है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो मैथ पे नहीं है, डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ रही है, लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर आ रही है। इसलिए ये मैंने जस्ट एक नोट लिखा है। इसका मतलब ये है कि इससे रेलिवेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, ठीक है। चलें, ये वो टॉपिक उतना ही था। ऊपर वाला ऐसा करें, टॉपिक एक बार रीड कर लें, मैं ज़रा पानी पी लूँ, बल्कि लिख लो अभी। ओके सर। ये सर जी, ये है डीएल। ये लिख लो कि मुझे साथ ही इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। ठीक है। तो यार तू पागल है, सही होनी है 100%, इसमें क्या है, 100% तो लाजमी होगी। क्या होगा? वो सारे खुद दूसरे लड़के को पागल बनाया।
मैंने लिख लिया। चलें ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपने ये रूल समझना है। 3 लाइंस मैंने लिखे हुए हैं। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और इसके मैं आपको ना एग्जांपल भी करवाऊंगा जब इसके हम क्या कहते हैं, वो आज आपको समझा देता हूँ मैं डिटेल में, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, फोर्सेस का वर्ड जब भी आएगा तो मोस्टली वेलोसिटी से रेलिवेंट होता है, ठीक है। इन सर अब तो फोर्सेस ऑफ, ओके ओके। चलिए, ये मैं बात कर रहा था कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एम सी क्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एम सी क्यूज़ आता है, ठीक है। आई थिंक 2022 तक तो इसके आते थे प्रॉब्लम्स भी बड़े मुश्किल थे वो, तो IGCSE में उन्होंने भी निकाल दिया। उन्होंने जस्ट बेसिक उन्होंने बना दिया टॉपिक, और इसको आपने MCQs के लिए ही प्रिपेयर करना है। लेकिन वो तब होगा अगर आप इन 3 रूल्स स्टेप्स को, या 3 जो मैंने पॉइंट्स बनाए अंडरस्टैंड करोगे। बहुत आसान है, इसका मैं की पॉइंट भी बता दूंगा कि इसको रट्टा कैसे लगा देना आपने, ठीक है। ये बेसिकली होता है, मेथड यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर की बात करते हैं, स्केलर में पता क्या होता था, लेट्स सपोज करें आपने टू, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ज़रा, स्केलर क्वांटिटी में हम, आपने सपोज करो 2 kg एप्पल परचेज कर लिए, ठीक है, और 2 kg आपने ले लिए हैं, हम कोई और फ्रूट का नेम दे बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ ग्रेप्स ले लिए हैं, ठीक है। तो टोटल मैच कितना होगा आपका, 4 kg हो जाएगा। तो भी सिंपल है ना, यहाँ डायरेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। इसी तरह अगर आपने 5 मीटर कपड़ा क्लॉथ लिया अनस्टिच, और उसके बाद आपने क्या कहते हैं 3 मीटर का एक और क्लॉथ ले लिया, तो हमारे पास टोटल कितना कपड़ा हो गया, 8 मीटर। उसके बाद ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डील करनी है तो उस केस में हमें फिर ये रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसका टिप टू टेल रूल। यहाँ पे सबसे पहले देखें टिप क्या है, टेल क्या है। ये मैंने एरो लगाया है ना, ये वाला, इसमें ये जो एरो हेड होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं टिप, और इसका सेकंड नेम होता है हेड। मैंने यहाँ हेड भी यूज़ किया हुआ, ठीक है। हेड एंड टिप आर द सेम थिंग्स, ठीक हो गया। लेकिन जो टेल होती है ना, टेल, इसको दुम कहते हैं। जिस तरह ये जानवर की टेल नहीं होती, इस तरह इनकी भी ये टेल होती है जहाँ से एरो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोज करें हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं ये देते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक ये वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वन इज दिस वन सेकंड वेक्टर, ठीक है। इसको चाहे ए कह लो या इसको बी कह लो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का नाम दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट ड्रा द फर्स्ट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। सपोज करें मैंने ये फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर दिया जो इसी डायरेक्शन में गिवन था, ठीक है। एंड ड्रा एंड कोइंसाइड द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द टिप ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसका मतलब यह है, जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की जो टेल है ये वाली, ठीक है, उसको फर्स्ट वेक्टर की टिप के साथ आपने मिला देना है परपेंडिकुलरली, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैमरेज ने कंडीशन लगा दी कि आपने बस यही करना है। पहले ये होता था कि 90 एंगल के अलावा भी आपको आपने फोर्स को अप्लाई करना होता था, लेकिन यहाँ भी अब परपेंडिकुलरली का केस है, 90 के एंगल का केस है, तो आपने जस्ट इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट की टिप के साथ मिला दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ गूगल से, फिर आपको डिटेल में समझ आएगी। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है फर्स्ट की टेल के साथ मिलानी है, और जो टिप है या हेड कह लें, वो जो सेकंड वेक्टर का हेड है या टिप है उसके साथ आपने मिला देनी है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ।
सबसे पहले आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर देना है जिस मर्जी डायरेक्शन में आपको गिवन हो। सेकंड की टेल को फर्स्ट के टिप के साथ मिला देना है, ठीक है। फिर रिजल्टेंट की जो टेल है फर्स्ट की टेल के साथ, और जो आपके पास टिप है रिजल्टेंट की उसको सेकंड वेक्टर की टिप के साथ मैच कर देना है। इस तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है अगर किसी बॉडी पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उसके रिजल्ट में बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और चीज़ याद रखें कि ये जो हमारे पास है ना, इसको मैं ड्रैग, सपोज करें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ये देखें ज़रा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ये एक आपके पास स्ट्रिंग है, एक पर्सन यहाँ से स्ट्रेच कर रहा है, सेकंड पर्सन यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है तो दूसरी इसी के ऊपर लगेगी, यहाँ थोड़ी लगनी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया हुआ है। अब एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, इन दोनों के रिजल्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर मैं इस लाइन को इस लाइन को अंडरस्टैंड करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके तीनों वेक्टर्स की जो टेलें हैं ना वो एक जगह मैच कर गई। ये एम सी क्यू करेक्ट एम सी क्यूज़ का ऑप्शन फाइंड करने का मेथड है। तीनों वेक्टर्स की जो टेल है इकट्ठी मैच करें, कोइंसाइड हो रही हैं, और तीनों के जो टिप है ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। तो जब जिस ऑप्शन में आपको ये सिनेरियो नज़र आ जाए जहाँ पे आपको तीनों के टेलें मैच करती हुई दिखा रही हैं और तीनों के एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड थिंग, एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं जिस तरह इस वेक्टर को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे लाया हूँ, मैं इस वेक्टर को ड्रैग करके यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल में देखें, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ है, डायगोनल। डायगोनल कहते हैं जो किसी रेक्टेंगल को या पैरेललोग्राम को सेंटर से कट करे। ये भी लाइन डायगोनल होती है और ये लाइन भी डायगोनल होती है, ठीक है। लेकिन हमने कौन सी फॉलो करनी है, इसको, ये क्या हो गया, ये पॉइंट समझ आया आपको, Yes. ये इधर, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ को किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद अगर आप नीचे आए ना ज़रा, नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने फार्मूला ही बताया हुआ, ये देखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि y है, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको रिजल्टेंट निकल आएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, बल्कि मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ठहरो ज़रा, चलें हम चलते हैं, किस कहाँ पे फॉलो करें इसको, वर्ड फाइल पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। कैन, यस यस, ये मैं आपको ना डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर दूँ। सपोज करें हमारे पास एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन सरफेस है, ठीक है। ये देखिए, ये गलत हो गया, हमें चाहिए सिंपल लाइन ये वाली, यहाँ देखते हैं।
आगे इसको मैं स्ट्रेट कर दूँ, तो डायग्राम में बना भी रहा हूँ मैं, वैसे ही नेट से खा लेता हूँ, नहीं इतना टाइम लगना है। पेंडिकुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं, रेजोल्यूशन यहाँ पे बल्कि दिया हो गया होगा सारा कुछ, पिक्चर मिल जाए ना भैया, मैं ये देखें, मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। चलिए ये हमारे पास एक इसको हम लेके चलते हैं वर्ड पे, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे आपने। चलिए ये हमारे पास आ गया एक पिक्चर, ठीक है, इसको करना कैसे ये हम देख लेते हैं। ये देखेंगे अब यहाँ पे देखें, जो मैंने उधर डायग्राम बनाए थे ना, ये वैसे ही डायग्राम है। इसमें आप अगर आप देखें, ये हमारे पास एक फर्स्ट वेक्टर जिसको एफ एक्स कहा हुआ है, ये सेकंड वेक्टर एफ वाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रेड लाइन से शो किया होगा, इसको एफ कहते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास फोर्स है ना, ये वाली ये वाली भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, एफ वाई की इक्वल आएगी, ठीक है, एफ वाई आ गई। तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बन रही है, ये राइट ट्रायंगल की बन रही है। तो राइट ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री होती है, उस केस में हम आ, अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर की या रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो उस केस में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, ये हमारे पास आएगा पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देखें, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो हमारे पास है ना हाइपोटेनियन, ये जो 90 का एंगल बन रहा है ना, ये वाला 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये एंगल नज़र आ रहा है थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है आल्टीट्यूड, जिसे आप परपेंडिकुलर कह देते हैं। मैं आपको लिख भी देता हूँ, 90, ये 90 का एंगल था, इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली, ये हाइपोटेनियस है। और ये जो एंगल दिया हुआ है, इसके सामने वाली साइड होती है आल्टीट्यूड, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। जो ये नीचे बच जाती है साइड, उसे हम बेस का नाम देते हैं, मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं परपेंडिकुलर का सिंपली ये लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, उसकी वैल्यू एफ दी हुई है, तो मैं कैपिटल एफ साथ उसका स्क्वायर लगा देता हूँ। अच्छा, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हमारा, यहाँ एफ एक्स दिया है, तो वहाँ पे जो भी होगा आपने वो लिख लेना है। यहाँ पे लिखता है एफ और एक्स साथ में उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस उसको मैं एफ वाई का स्क्वायर इसमें कॉपी कर लेता हूँ, एफ वाई का स्क्वायर, इसको लिखते हैं वाई और साथ में उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी मैन एफ सिंपल, हमें एफ चाहिए ना, ये देखें क्या हुआ, वो फॉर्मूला तो ये नहीं होता, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो मैथ वाला नहीं है ये वाला,
उधर नहीं जाना आपने। ये पैथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे। मैं इसके ऊपर ही कर देता हूँ ज़रा। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट इधर अप्लाई करोगे और साथ में इधर अप्लाई करोगे। स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, एफ बच जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास ये सारी टर्म नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला बनाना है। समझ आ गई ना बात, ये उसने एक्स वाई यूज़ किया, मैंने एफ एक्स और एफ वाई बना के आपको बता दिया। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। गुड हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो और इसका कोई खास पॉइंट रहता नहीं है। हाँ, ये मैंने कीवर्ड्स बता दिया, वही है और कुछ। लेकिन आज आपका चैप्टर 98% हो चुका है। ठीक है, और आज इसी को ही देख लो। कल हम बात करेंगे अपने यूनिट कन्वर्जन्स की, जो मैंने कल बताया था रह गया ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ना उन्होंने बच्चों को घुमाने के लिए समटाइम डाटा दिया होता है मीटर में, आंसर पूछ लेते हैं किलोमीटर्स में, समटाइम सेंटीमीटर में डाटा दिया होता है, जिस तरह ही उसको मीटर में लेके आना। तो ये मैंने पूरे स्टेप बनाए हुए हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए। अब के लिए जो मैंने अभी वो बताया आपको रिजल्टेंट वाला, क्या वो समझ आ रहा है आपको, ये वाला, ये पॉइंट समझ आ गए सारे? आवाज़ आ रही है? नेट बंद हो गया? नहीं सर, अब नेट की मैं अच्छा आ गया, आ गया। हेलो, यस। आवाज़ आ रही है बच्चे आपको? हाँ जी अब अब भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने मेथड समझाया टिप टू टेल रूल, ये समझ आ गया आपको? यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं, मुझे बता दो अभी, क्योंकि एंड में फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं इसके। नहीं क्लियर है। क्लियर है, गुड हो गया। चलो फिर आज मैं ना इसकी स्क्रीन भी शेयर कर देता, वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, इसको नोट्स बनाओ। कल फिर हम यूनिट को 10 मिनट लगा के ना फिर पास पेपर की तरह मूव हो जाएंगे। और फिर मंडे को मैं फिर ये जो आप पूरा चैप्टर किया है इसका मैं टेस्ट लेना आपसे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं टेस्ट में? नहीं टेस्ट लेना। ठीक हो गया, चलिए मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ